15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप में हुई पुनर्जागरण और प्रबोधन की हलचल का प्रभाव इंग्लिश चैनल के पार ब्रिटेन पर भी पड़ा, जिसका परिणाम वहाँ पर सामंती व्यवस्था का समापन हुआ। सामंती व्यवस्था के समापन के साथ ही 72 शेयर होल्डर्स के द्वारा एक कंपनी का निर्माण किया गया जो कहलाई ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत की ओर रुख होना एक सामान्य बात थी, चूँकि यूरोपीय व्यापार की समृद्धता भारत के साथ निरंतर देखी जा रही थी। यही कारण था कि अंग्रेज़ों ने भारत में आकर पैर जमाए। तो आज का ये लेक्चर बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में आगमन के संबंध में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रेय शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्रेय सर में। दोस्तों, थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि आज हम लोग यूरोपियंस के बाद ब्रिटिशर्स पे बात करने वाले हैं कि भारत में कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, है ना। तो आज का जो वीडियो होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी के बैकग्राउंड से होगा और मेनली हम आज बात करेंगे कि भारत में कैसे ब्रिटिशर्स ने पैर जमाए। चूँकि होता क्या है कि जनरली हमें बस ये दिखता है कि भारत में ब्रिटिशर्स आए, कैप्टन हॉकिंस मिशन आया और उसने परमिशन ली और इसके बाद यहाँ पे व्यवसाय प्रारंभ हो गया, है ना। लेकिन ये कहानी इतनी साधारण नहीं है। इसके पीछे एक कह सकते हैं कि अगर अंग्रेज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक बहुत बड़ा स्ट्रगल था, बहुत सारे हैरेसमेंट का शिकार हुए वो। तो आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का बैकग्राउंड क्या था, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, क्यों हुई, किन सिद्धांतों को लेकर हुई थी और कैसे भारत में उसने पैर जमाए और भारत में सर्वप्रथम किन किन क्षेत्रों पे उसने काम करना शुरू किया, है ना। तो आज का बेसिकली ये हमारा मुद्दा है। यहाँ तक की चर्चा हम लोग करेंगे, जो भी आपसे आधे एक घंटे हम रहेंगे तो उसमें ये पॉइंट हमें डिस्कस करने हैं। दोस्तों, लास्ट वीडियो जो कल हमारा चैनल पे आया था उस पर आपने देखा होगा कि यूरोपियंस के आगमन में रोमन साम्राज्य में पुनर्जागरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी और उस पुनर्जागरण की प्रक्रिया का परिणाम ये हुआ था कि वहाँ पे प्रबोधन शुरू हुआ। प्रबोधन के साथ साथ भौगोलिक खोजों का युग प्रारंभ हुआ। भौगोलिक खोजों का युग प्रारंभ हुआ तो मार्को पोलो के यात्रा वृत्तांत मिले, हेनरी द नेविगेटर का मैप मिला और इन सारी चीज़ों से मोटिवेट होके जो पुर्तगीज़ थे उन लोगों ने भारत की ओर मूवमेंट किया और सफलता भी पाई। जब भारत से मसाले वगैरह जो वो खरीद के ले गए, उसे जब वो ले गए यूरोप में तो उन्होंने बेचा, जिससे उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। आपको बता दें कि रोमन साम्राज्य और ब्रिटेन के बीच में एक थोड़ा सा जलमार्ग है जिसे इंग्लिश चैनल कहते हैं। केवल इंग्लिश चैनल के उस तरफ ब्रिटेन था और इंग्लिश चैनल के इस तरफ रोमन साम्राज्य था। ये जो पुनर्जागरण की प्रक्रिया हुई, इस पुनर्जागरण की प्रक्रिया का एक बहुत अच्छा परिणाम ये निकला कि जो सामंती व्यवस्था थी उसका समापन होना शुरू हुआ। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो उसमें हमने आपको फीचर्स बताए थे कि सामंती व्यवस्था मध्यकाल का फीचर होता है और जैसे ही हम मध्यकाल से आधुनिक काल की ओर जाएंगे सामंती व्यवस्था का पतन हो जाता है ना। तो ये जो सामंती व्यवस्था का पतन था ये पुनर्जागरण के काल का समय था कि पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ और सामंती व्यवस्था का पतन हुआ। इस चमक से, इस जागरूकता से ब्रिटेन भी अछूता नहीं रह पाया और वहाँ पे भी जो सामंतवाद था, जो जमींदारी व्यवस्था थी, उसका भी कहीं ना कहीं क्या होने लगा, पतन होने लगा। जब पतन होने लगा तो जो लोग सामंत थे, जो लोग ऐसे पद पे बैठे थे, जो कृषकों का और भूमिधारी लोगों का हरेसमेंट करते थे, अब उन्हें समस्या आने लगी। चूंकि सामंती व्यवस्था खत्म होगी तो जो आपका ये कर वसूली वाली प्रक्रिया थी, लगान वसूली वाली प्रक्रिया थी, ये लचर हो गई। अब इसमें दिक्कतें आने लगी तो उनका जो रुतबा था वो कम होने लगा। तो इसी कठिनाई को ध्यान में रखते हुए होता क्या है कि ऐसे ही जो सामंत थे, ऐसे ही 72 शेयर होल्डर्स, 72 शेयर होल्डर्स या कह सकते हैं उस कंपनी के सदस्य, इन लोगों ने मिलके एक कंपनी का निर्माण किया। इस कंपनी की स्थापना ब्रिटेन में 1600 में हुई। बार बार इस चीज़ को फोकस हमने इसलिए कर दिया क्योंकि कई बार ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब हुई या भारत में पहली फैक्ट्री कब डाली, है ना। तो आप 1600 नहीं लिख देंगे। ये 1600 स्थापना हुई थी कहाँ पे, ब्रिटेन में। 1600 में स्थापना हुई। इस समय यहाँ पे कौन था तो आपने ध्यान रखना होगा, यहाँ पे महारानी एलिजाबेथ है इस समय, है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा, और जेम्स प्रथम है,
ये चीज़ आपने ध्यान रखनी होगी। तो ये जो 72 सदस्यों ने मिलकर ये कंपनी बनाई, इस कंपनी को बेसिकली क्या किया गया था कि पूर्व के 15 देशों में व्यापार की अनुमति दी गई थी। देखो, डायरेक्टली हम किसी कंट्री को टारगेट करके किसी कंपनी को हम ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं, तो एक इनको अनुमति दी गई कि आप जाइए पूर्व के 15 देशों में आप जाके व्यवसाय कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये देख चुके थे कि जो भारत है वहाँ पे यूरोपियंस जाके व्यवसाय कर रहे हैं और उस व्यवसाय की रंगत क्या है, 60 गुना प्रॉफिट। कल के वीडियो में हम लोगों ने इस पे बात करी थी, तो देखा था कि सारे खर्चे, सारे एक्सपेंसेस लेस करने के बाद 60 गुना प्रॉफिट हो रहा है ना। तो उसको देखते हुए इनका जो मेन टारगेट था वो क्या था, भारत था, कि हम भारत की ओर रुख करते हैं। इस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है और गठन होके यहां से, अब चूंकि आप कंपनी का गठन कर लिए, इसका ये मतलब नहीं डायरेक्ट आप किसी देश में कूद जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके लिए भी आपको एक क्या बनाना पड़ेगा, समझौता पत्र बनाना पड़ेगा। तो एक इन लोगों ने क्या तैयार किया, एक प्रारूप तैयार किया, जिसे कह सकते हैं आप ये एक प्रकार का सहमति पत्र था, या आज की लैंग्वेज में बात करें तो एक टर्म बहुत ज़्यादा यूज होता है MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कई बार होता है गवर्नमेंट ने इसके साथ MOU साइन किया, ये किया वो किया, तो इसे कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अर्थात आपसी समझ पत्र। तो एक प्रकार का आपसी समझ पत्र तैयार किया गया कंपनी के बोर्ड मेंबर के द्वारा, और ये पत्र लिखा गया था किसके नाम, अकबर के नाम। ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं, कभी ऐसा टेक्निकल कोई पूछ लेता है या कभी किसी एग्जाम में आएगा तो आपने ध्यान रखना है। ये जो पत्र था वो किसके नाम लिखा गया था, अकबर के नाम। चूंकि जब ये पत्र प्रोसीडिंग में है, जब ये बन रहा है, वो समय है 1600 से और 1605 का टाइम है ना। अब इस मिशन को लेके कौन आता है, तो इस मिशन को लेके आएंगे कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस इसे भारत लेके आते हैं। लेकिन जब तक ये यहाँ आता 1605 से 1608 के बीच इन सहमतियों पर कार्य हुए, संघर्ष हुआ। जब तक ये पत्र यहाँ पहुँचता तो आपने ध्यान होगा कि 1605 में एक शासक की मृत्यु हो गई, जिसे भारत में मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। कौन था वो शासक, तो आप सभी जानते हैं, अकबर, है ना। अकबर की मृत्यु हो गई 1605 में। अब यहाँ गद्दी पे कौन बैठ गया है, जहांगीर, अकबर का बेटा, है ना। चूंकि ये पत्र जब लिखा गया तब उस समय शासक अकबर था, इसलिए ये अकबर के नाम पत्र लिखा गया था। कैप्टन हॉकिंस आते हैं जहांगीर के दरबार में, और अब आप ये सोच रहे होंगे कि जहांगीर ब्रिटिशर्स और जहांगीर तो इंडियन और कैप्टन हॉकिंस ब्रिटिशर्स, तो इनके बीच में बातचीत कैसे हुई होगी। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कैप्टन हॉकिंस को फारसी आती थी और जहांगीर को भी फारसी आती थी। यही कारण था कि कैप्टन हॉकिंस को ही भारत भेजा गया, नहीं किसी और को ही भेजा जा सकता था, है ना। तो कैप्टन हॉकिंस आते हैं और जहांगीर से इनकी बातचीत होती है कि हाँ भाई, हम भारत में व्यवसाय करना चाहते हैं। जहांगीर ने सोचा कि ऑलरेडी पुर्तगाल को हम परमिशन दे चुके हैं और उनसे हम अच्छा खासा लाभ कमा रहे हैं, पुर्तगाली हमें अच्छा खासा लाभ व्यवसाय करके दे रहे हैं, तो अगर ये एक और इन्वेस्टर हमें मिल जा रहे हैं तो हमें लगता है ये अच्छी बात होगी, है ना। चूंकि उस समय वैसे भी भारत की GDP उस समय सबसे ज़्यादा थी सभी देशों में, है ना। तो इन्होंने क्या किया, कैप्टन हॉकिंस को क्या प्रदान कर दी, अनुमति प्रदान कर दी। जब ये अनुमति प्रदान कर दी इन्होंने कैप्टन हॉकिंस को, तो इसके बाद इस अनुमति के विरोध होने लगे। अर्थात जहांगीर ने ये जो अनुमति दी, इस अनुमति के अगेंस्ट कुछ लोग खड़े हो गए। तो ये जो लोग खड़े हुए वो कौन कौन थे, जो इस सहमति पत्र पर सहमति जताने के विरोध में थे, है ना। तो जो सबसे महत्वपूर्ण एक जो ग्रुप देखने को मिलता है, तो आप कह सकते हैं सूरत के सौदागर। सूरत के सौदागर, इन्होंने अपना विरोध जताया इस चीज़ को लेके कि भाई यहाँ पे आप दूसरे लोगों को परमिशन व्यवसाय के लिए ना दें। दूसरा जो विरोध देखने को मिलता है, पुर्तगीज कुछ आगरा में बसे थे, तो मेनली जो आगरा में बिजनेस क्लास था पुर्तगीज का, उसने विरोध किया था। तो आप कह सकते हैं कि आगरा के पुर्तगाली, है ना। तो इन दो ग्रुपों ने बेसिकली इस चीज़ का विरोध किया कि भाई जो ब्रिटिशर्स हैं, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसे भारत में व्यवसाय करने ना दिया जाए, उसे भारत में नहीं व्यवसाय करना चाहिए।
अब चूंकि जहांगीर ये देख रहे थे कि इनसे और इनसे लगातार हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो इनकी मर्जी के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हम नहीं जा सकते। फिलहाल इस प्रस्ताव को जो है लटका के रखा गया, है ना। एक राइटर है बर्नियर ने उस समय भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में लिखा है कि भारत एक ऐसा कुआं है जहाँ पे दुनिया से सोना और चांदी आता है, वो चाहे टैलेंट के रूप में हो चाहे बिजनेस के रूप में हो, वहाँ भारत में दुनिया से सोना और चांदी आता है और फिर वो भारत में ही रह जाता है, निकल नहीं पाता। ये कहा बर्नियर ने भारत के लिए। ये तत्कालिक अर्थव्यवस्था को देख के और ये जो पुर्तगाली और ब्रिटिशर्स का जो संघर्ष चल रहा था, इन चीज़ों को देख के कि आप देखिए ऑलरेडी एक लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं और दूसरा बेताब है। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है यहाँ पे बिजनेस का जो है वो अच्छा चांस है, यहाँ से हम अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, है ना। तो ये बर्नियर की बात थी, है ना। अब उसके बाद देखिए क्या हुआ कि चूंकि ये विरोध होता, उससे पहले अनुमति दी जा चुकी थी। अनुमति कहाँ के लिए मिल चुकी थी? तो मसूलीपट्टनम एक जगह पड़ती है, वहाँ के लिए जो है अनुमति मिली, सूरत के लिए अनुमति मिली, कुछ ऐसे क्षेत्रों के लिए अनुमति मिली। लेकिन इतना आसान नहीं था ब्रिटिशर्स का भारत में पैर जमा लेना, क्योंकि पुर्तगाली ऑलरेडी यहाँ पैर जमा चुके थे। पुर्तगालियों से इनका संघर्ष होता है। पुर्तगालियों से इनका संघर्ष होता है, कब होता है? 1612 में। एक स्थान पड़ता है स्वाली। स्वाली नामक स्थान में पुर्तगीज और अंग्रेज आमने सामने आते हैं, और पुर्तगीज और अंग्रेज जब आमने सामने आ जाते हैं तो इसका परिणाम ये निकलता है कि यहाँ पुर्तगीज जो हैं वो डिफीट हो जाते हैं, अर्थात हार जाते हैं। और ये एक गोल्डन चांस मिला किसको? ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को, कि हम भारत में अपने पैर जमा पाएं और अपनी व्यावसायिक कोठी और जो भी व्यावसायिक गतिविधि करना चाहते हैं वो हम संचालित कर सकें, है ना। तो ये थोड़ा सा एक खास बिंदु रहेगा, चूंकि अगर हम कहें कि ऐसी पहली घटना जब पुर्तगाली और अंग्रेज आमने सामने आए तो वो स्थान था आपका स्वाली, और वो घटना थी 1612 की, है ना। तो ये चीज़ एक हो गई। तो स्वाली में ये आमने सामने आए और यहाँ से जो थोड़ा जड़ें थी वो हिला दी पुर्तगालियों की, किसने? अंग्रेजों ने। इसका परिणाम ये निकला कि अब जो पुर्तगाली थे, अभी तक इन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी चीज़ों के लिए किसी प्रकार की कोई सेना का गठन नहीं किया था, कुछ नहीं किया था। इस घटना के बाद क्या किया? पुर्तगालियों ने भी अपने लाभ के एक अंश में से, जितना वो प्रॉफिट कमा रहे थे, उस प्रॉफिट के एक अंश में से इन्होंने क्या किया? अपनी सेना रखना शुरू कर दिया। इन्होंने अपने सिक्योरिटी के लिए लोग रख लिए, मतलब अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए कुछ कदम इन्होंने उठाने शुरू कर दिए। और उसके खर्चे कहाँ से निकालते? तो जो इनको प्रॉफिट होता था उसी के एक हिस्से से, है ना। अब ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि पुर्तगाली और अंग्रेज आमने सामने आए, पुर्तगाली पराजित हुए और अंग्रेजों के पैर फाइनली जम गए। अब देखिए इस बीच में कुछ इंसिडेंट हो चुके हैं, सूरत की फैक्ट्री की स्थापना है, मसूलीपट्टनम है, अभी उन सभी बिंदुओं पे बात करेंगे। हम बेसिकली अभी बात कर रहे हैं कि अंग्रेज भारत में आए कैसे और पैर कैसे जमाया, है ना। तो अभी उस कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो वो टॉपिक फिर चेंज हो जाएगा, दूसरा स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो अभी यहाँ पे क्या होता है कि अब चूंकि अंग्रेज भारत में आए, अब भारत में इन्होंने अपने व्यापारिक केंद्र बनाना शुरू किया। आप अगर पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि प्रमुख रूप से अंग्रेजों ने 3 व्यापारिक केंद्र बनाए थे। कौन कौन से 3 व्यापारिक केंद्र बनाए थे? तो बंबई, मद्रास और कलकत्ता, है ना। प्रेसिडेंसियों की बात आती है, फिर आगे इनको तीनों को प्रेसिडेंसी बनाया जाता है, फिर तीनों को कलकत्ता के अधीन किया जाता है, फिर स्वतंत्र किया जाता है। तो ऐसी प्रक्रियाएं आपको देखने को मिलती हैं, है ना। तो देखिए 3 प्रेसिडेंसियां आपको देखने को मिलेंगी, या कह सकते हैं 3 व्यवसायिक क्षेत्र देखने को मिलेंगे। ये जिस क्रम में बने हैं लगभग उसी क्रम में ये हैं भी। अगर हम भारत के नक्शे की बात करें तो लगभग इस प्रकार से ये ऊपर निकल जाएगा और ये इधर वाला क्षेत्र है ना। ये जो आपका बंबई वाला एरिया है, ये आपका कलकत्ता वाला एरिया है, और ये आपका मद्रास वाला एरिया है। तीनों की ही बड़ी अजब गजब कहानी है। आज हम इन्हीं तीनों पे बात करेंगे कि कैसे कैसे जो है आपको अंग्रेजों को ये जगह मिली, है ना। अंग्रेज भारत में आए,
उन्होंने अपनी एक व्यापारिक कोठी बनाई और कोठी बनाने के बाद इन्होंने अपनी क्षेत्र बनाए, व्यावसायिक केंद्र बनाए, जिसमें बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। जब तक मद्रास और कलकत्ता नहीं थे तब तक इन्होंने बम्बई को अपना केंद्र रखा, और जब मद्रास केंद्र बन गया तो सारा नियंत्रण कहाँ से होने लगा? मद्रास से होने लगा। और जब वो मद्रास क्यों छोड़ा क्या इन द सेंस, वहाँ से कमांड क्यों हटाई? क्योंकि कलकत्ता उससे सुटेबल जगह मिल गई, है ना। अब दिक्कतें क्या आ रही थी, अभी उन पे वन बाय वन हम बहुत आराम से बात करने वाले हैं, है ना। देखिए, अगर आप गौर करेंगे तो कल हम लोगों ने बात किया था, एक चौल और दीव का युद्ध हुआ था यूरोपियों के आगमन में। तो यहाँ से एक चीज, और गोवा आप जान चुके हैं कि वो राजधानी बन चुकी है, कोचीन पे पुर्तगालियों का कब्जा हो चुका है। इतना आसान नहीं था कि हम इस क्षेत्र को पे अपना कब्जा कर पाते। ये बम्बई और सूरत और इस पूरे क्षेत्र में पुर्तगीज थे, तो इतना आसान नहीं था किसी ऐसे व्यक्ति को हटा के और उस जगह तुरंत से शासन करना, है ना। तो हुआ क्या, एक बहुत ही रोचक घटना होती है। वो घटना होती है लगभग 1668 के आसपास। रोचक घटना ये होती है कि पुर्तगाल और ब्रिटेन की रिश्तेदारी हो जाती है। क्या हुआ था, तो पुर्तगाल की कन्या थी जिसका नाम था कैथरीन, और ब्रिटेन के दूल्हे राजा थे। कौन थे? चार्ल्स द्वितीय, है ना। कैथरीन की शादी हो जाती है किसके साथ? चार्ल्स द्वितीय के साथ। और ये जो पुर्तगीज थे, इनके अंडर में बम्बई था, तो इन्होंने दहेज स्वरूप अर्थात बेटी की शादी के गिफ्ट में बम्बई जो था वो किसको दे दिया? ब्रिटेन को दे दिया। अब देखिए, ब्रिटेन को मिला है, ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं मिला है, ब्रिटेन को मिला है। फिर ब्रिटेन ने 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ये बम्बई किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, है ना। तो देखिए कितनी रोचक बात है, बम्बई कैसे अंग्रेजों के अधीन आया, किसी संघर्ष से, लड़ाई जीत के नहीं आया है, बहुत प्रेम पूर्वक आया है। क्या हुआ? कैथरीन की शादी होती है चार्ल्स द्वितीय के साथ, और दहेज में गिफ्ट में मिलता है क्या? बम्बई। किसको मिलता है? चार्ल्स द्वितीय को, और चार्ल्स द्वितीय इसे 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब आप समझ सकते हैं कि जो बम्बई है, यहाँ पे धूमधाम से ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया, बहुत धूमधाम से कब्जा हो गया। मतलब जो बम्बई था, अब वो बम्बई ना रह के बल्कि क्या बन गया? मुंबई प्रेसिडेंसी बन गया, प्रेसिडेंसी बन गया, है ना। यहां से देखिए एक क्वेश्चन बहुत अच्छा निकल के आता है। क्वेश्चन ये निकल के आता है कि बम्बई की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, ओंगियर नाम के व्यक्ति थे, ओंगियर, है ना। ओंगियर नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने बम्बई की स्थापना करी थी। जैसे कलकत्ता के लिए जाप चारनाक को जानेंगे, तो वैसे ही यहाँ पे ओंगियर को जानेंगे, ठीक है ना। बाद में किलेबंदी के लिए दूसरे का रोल आता है ना। तो बम्बई में अब क्या हो गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का धूमधाम से कब्जा हो गया। बम्बई के बाद अब यहाँ से इनको कुछ स्टैंड बाई मिला। एक तो स्वाली के युद्ध से मिला था, दूसरा इनको जो अपना पैर जमाने का मौका मिला वो मिल गया बम्बई से। चूंकि बम्बई में तो अब इनका पूर्ण अधिकार हो चुका था, रेंट में ले रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब इनकी दृष्टि वहां से पड़ती है कहाँ पर? तो देखो, चंद्रगिरी के एक राजा थे। मद्रास की अगर हम बात करें तो मद्रास में चंद्रगिरी के राजा थे। वो क्या करते थे कि लोगों को क्षेत्र दे देते थे किराए पर। किसके लिए? व्यवसाय के लिए। अर्थात आप ये क्षेत्र ले लो, इसका इतना रेंट देना और यहाँ पे आराम से धूमधाम से आप व्यवसाय करिए। तो चंद्रगिरी के राजा से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने क्या किया? चंद्रगिरी के राजा से यहाँ मद्रास में कुछ जगह, चंद्रगिरी आदि क्षेत्रों को क्या ले लिया? रेंट पे ले लिया, है ना। अब देखो, ये याद रखिएगा 1607 वाद की घटना है, जो आपने रट्टा मारने में कभी पढ़ा भी होगा लूसेंट वगैरह में, या और जो वन लाइनर जितने भी पॉइंट वाइज बुक आती हैं, कि सूरत में फैक्ट्री डल चुकी है, अंग्रेजों की कपड़ा मिल सूरत में पड़ चुकी है। अब जब सूरत में कपड़ा मिल पड़ी है, मछलीपट्टनम में कपड़ा मिल पड़ी है, तो उसके साथ साथ इनका कुछ क्षेत्र भी होगा जहाँ पे अंग्रेजों की बस्ती होगी, वहाँ उनकी सिक्योरिटी होगी, जहाँ पे उनका अपना सिस्टम होगा, है ना। तो वो सारी चीज़ें वहाँ हो चुकी हैं, क्लियर। तो यहाँ पे चंद्रनगर में इन्होंने क्या कर लिया? चंद्रगिरी के राजा से उधार लिया, मतलब किराए पे लिया, और यहाँ पे भी अपना व्यवसायिक केंद्र डाल दिया।
व्यावसायिक केंद्र इस हद तक बन गया मद्रास कि जब तक कलकत्ता व्यावसायिक केंद्र नहीं बना था तब तक सारी चीज़ें मद्रास से ही संचालित होने लगी। अर्थात जैसे पुर्तगीज का केंद्र गोवा बन चुका था, कोचीन बन चुका था, इसी प्रकार ब्रिटिशर्स का केंद्र क्या बन गया, मद्रास बन गया। कब तक, जब तक कलकत्ता नहीं बना, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ से एक इंसिडेंट और होता है, कलकत्ता क्यों गए अंग्रेज, उसका एक कारण समझिएगा। आपको ध्यान होगा कि 1658 के आसपास से औरंगजेब का शासन शुरू होता है और 1707 तक रहता है, 1707 तक रहता है। ये जो मुगल थे, ये मुगल लिया करते थे चुंगी, पुर्तगालियों से भी लेते थे, अंग्रेजों से भी लेते थे। अंग्रेजों के साथ थोड़ा ज़्यादा अलग व्यवहार किया जाता था, क्योंकि ये स्टार्टिंग से ही विरोध का सामना कर रहे थे। तो ये लिया करते थे क्या, चुंगी, है ना। लेकिन 1680 में, दिख नहीं रहा हो आपको, इधर देख लीजिए, 1680 में औरंगजेब ने एक व्यवस्था करी। उस व्यवस्था में इनको क्या कर दिया कि भाई आज से आपको चुंगी नहीं देना। अंग्रेज बड़े प्रसन्न कि भाई हमको चुंगी नहीं देना। होता क्या था कि ये चुंगी जब मांगते थे तो अंग्रेज चुंगी समय से नहीं देते। जब बहुत लगता था कि नहीं अब बहुत ज़्यादा दबाव है तब कुछ अमाउंट दे देते थे बस, नहीं तो फिर अपना मनमानी शुरू। इस बात से औरंगजेब भी परेशान हो रखा था। तो इसने क्या किया कि कहा कि अब भाई जो चुंगी है, जो ऑक्ट्राई है, वो आपको नहीं देना पड़ेगा। अंग्रेज बड़े खुश कि नहीं देना पड़ेगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुरंत दूसरी लाइन लिखी हुई थी, अब आपको क्या देना पड़ेगा, जजिया कर, है ना। बहुत अच्छा यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन के निकलता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों पर जजिया कर लगाने वाला मुगल शासक कौन था, तो औरंगजेब था। चुंगी को समाप्त किया था और जजिया कर इन पे लगा दिया था। जो हालात चुंगी के थे लगभग वही हालात किसके थे, जजिया के थे। ये भी समय से नहीं देते थे, मतलब मनमानी थी, कभी दिया कभी नहीं दिया, दिया तो बहुत दबाव पड़ने के बाद दिया। ऐसी चीज़ें आपकी चल रही थी। अच्छा, यही वो समय है जिस समय इस पश्चिमी घाट के क्षेत्र में, पश्चिमी घाट व्यावसायिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा। चाहे आप उसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस भी क्षेत्र में फॉरेन इन्वेस्टर होगा वो क्षेत्र अपने आप डेवलप कर जाएगा, है ना। पूर्वांचल आज हमसे थोड़ा पीछे है या पिछड़ा हुआ है, तो उसका कहीं ना कहीं ये कारण है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं है या वैसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। जहाँ जहाँ फॉरेन इन्वेस्टर है आप देखिए वो चीज़ें डेवलप हो रही हैं, तेज़ी से डेवलप होती है ना। तो पश्चिमी घाट में चूंकि पुर्तगीज आए, ब्रिटिशर्स आए, तो इसलिए ये थोड़ा जल्दी जल्दी डच आए, डैनिश आए, फ्रांसीसी आए, तो आप देखोगे कि यहाँ पे चीज़ें होती जा रही हैं, फॉरेन इन्वेस्टर बढ़ते जा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा डेवलप होने लगा, है ना। तो इसी समय आप देखेंगे कि पश्चिमी घाट में एक उत्कर्ष और चल रहा है। किसका उत्कर्ष, मराठा का उत्कर्ष। किसका उत्कर्ष चल रहा है, मराठा का उत्कर्ष, है ना। तो अब यहाँ पे एक चीज ये है कि मराठाओं की मुगलों से कभी नहीं बनी। मराठा और मुगल का संघर्ष जो था वो हमेशा चल रहा था, है ना। एक बार ये चढ़ाई लेके जाते, एक बार वो चढ़ाई लेके जाते। इतिहासकार तो कुछ कुछ ऐसा लिखते हैं कि उस समय अंग्रेजों की हालत मंदिर के घंटे जैसी हो गई थी, जो निकलता था बजा के जाता था। होता ये था कि मुगल सैनिक आते थे मराठाओं पे आक्रमण करने, पता लगा कि मराठा नहीं मिले, वो कहीं इधर उधर हो गए। तो जब ये लौटते थे तो ये कहते थे आओ सूरत होते हुए चलो, अब जो इतना खर्च हुआ है तो कुछ नाश्ता पानी का जुगाड़ तो कर ही लेते हैं। तो ये जाते थे और सूरत में खूब तबाही मचाते थे और लूटते थे, क्योंकि इनसे चिढ़े भी रहते थे, साले जजिया नहीं देते, उससे पहले चुंगी नहीं दे रहे थे, है ना। तो एक अपनी खुन्नस थी उनकी पुरानी। तो ये क्या करते थे कि जब भी मराठाओं के पास आते अब मराठा ना मिलते, तो अब चूंकि अब इतनी तैयारी करके आए तो कहीं ना कहीं तो हाथ साफ करना है, तो ये सूरत में निकल जाते थे। इसी प्रकार जब मराठा जाते मुगलों के पास तो मुगल मिले या ना मिलने का तो सवाल नहीं होता था मुगलों पे, लेकिन ये होता था कि अगर मराठा गलती से उनसे हार गए या कमजोर पड़े आज के युद्ध में, तो जब वो लौटते थे तो कहते थे आओ जरा सूरत होते हुए चलो, तो जितना खर्चा है थोड़ा सा बैलेंस हो जाए। तो सूरत में तो गुजरात के क्षेत्र में तो अंग्रेजों की लगभग हालत मंदिर के घंटे जैसी थी, जो निकलता एक बार बजा के निकलता। इस चीज से ये बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो चुके थे। इस प्रताड़ना ने और यहाँ की कुछ असुविधाओं ने इनको मजबूर किया कि अब हम उस क्षेत्र पे जाएं जहां मुगलों का नियंत्रण कम हो, है ना। तो ये जो बंगाल का क्षेत्र था, बंगाल के क्षेत्र में मुगलों का नियंत्रण कम नहीं था। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो
हमें लगता है गलत फैक्ट होगा, बट हाँ ये कह सकते हैं कि ये वह क्षेत्र था जब मुगलों को किसी को सजा देनी होती थी तब वो कह देते थे कि जाओ तुम्हें सूबेदार बनाते हैं बंगाल का, क्योंकि वो सबसे अव्यवस्थित एरिया था। तो जब किसी को सजा देनी होती तो कहते थे जाओ तुम्हें बंगाल का सूबेदार बनाया, वसूलो वहां से चुंगी, वसूलो वहां से जजिया, है ना। तो ये प्रक्रिया होने लगी। तो इन्होंने अंग्रेजों ने सोचा कि सबसे बढ़िया क्षेत्र है क्या, बंगाल। चूंकि ये थोड़ा सा अनियंत्रित है, इस पे ये लोग डायरेक्ट कमांड नहीं रख पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए थोड़ा सा प्लस पॉइंट है। तो यहाँ से इन्होंने कूच किया और मेनली जो पहला कूच हुआ वो कहाँ पे हुआ, हुगली में। हुगली जिसके एक तरफ हावड़ा और एक तरफ कलकत्ता। हुगली एक नदी भी है, हुगली एक प्लेस भी है ना। तो हुगली गंगा की ही शाखा है। तो हुगली नदी के एक तट पे आपका कलकत्ता है ना, अलीपुर है, और उसके एक तट पे क्या पड़ जाता है, हावड़ा पड़ जाता है। हुगली में सबसे पहले अंग्रेज गए, वहाँ जाके इन्होंने अपने पैर जमाए तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कठिनाई भी आएंगी। वहाँ के लोगों ने विरोध किया, वहाँ के जो चुंगी वसूलने वाले थे, जजिया वसूलने वाले थे, उन सामंतों ने विरोध किया, है ना। तो ये वो सामंत नहीं है जो लगान वसूलते हैं, ये वो सामंत हैं जो जजिया और चुंगी वसूलते हैं, है ना, एक तरह से सूबेदारी व्यवस्था कह सकते हैं। तो हुगली में भी इनको जो है विरोध देखने को मिला, लेकिन यह उस सीमा तक नहीं था। अंग्रेज धीरे धीरे यहाँ इतने स्वतंत्र होने लगे कि इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने सोचा कि यार अब जजिया दो या ना दो, अब तो ये हमारे बस में है। एक वहाँ कोठी, एक यहाँ कोठी, एक यहाँ कोठी, 3 जगह कब्जा हो चुका है, इतना बढ़िया भौकाल टाइट हो चुका है, अब मुगल हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। यहाँ चीज़ें धूमधाम से चल ही रही थी कि औरंगजेब ने आक्रमण कर दिया, इन लोगों की हरकतों से प्रताड़ित होके। जब इन्होंने यहाँ आक्रमण कर दिया तो अंग्रेजों को जान बचाने के लिए फीबर नामक द्वीप में शरण लेनी पड़ी। एक फीबर द्वीप था जहाँ पे इनको जाके शरण लेनी पड़ी, नहीं तो उस दिन शायद खत्म ही कर देता, औरंगजेब ही निपटा देता, आगे तक का कोई लफड़ा ही नहीं होता, है ना। कम से कम यहाँ वालों को तो निपटा ही देता, है ना। अब जब ये घटना हुई तो अब ये फीबर द्वीप में कितने दिन रहते, कब तक छुपे रहते, तो इनका एक अधिकारी गया और उस अधिकारी ने जाके माफ़ी मांग ली, है ना। उस अधिकारी का नाम शायद जाब चौरनाक ही था, हाँ जी, है ना। जाब चौरनाक ने जाके माफ़ी मांग ली, और जब माफ़ी मांग ली तो इन्हें माफ़ कर दिया गया और कहा गया कि चलो ठीक है भाई, आ जाओ, फिर से आ जाओ, लेकिन इस बार राइट टाइम रहना, जजिया वजिया बिल्कुल टाइम पे देना पड़ेगा प्रॉपर, है ना। इन्होंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, माफ़ी मांग लिया, और अब ये यहाँ पे आ गए। इस बार जब ये यहाँ पे आए तो और भौकाल के साथ आए, है ना। एक प्लेस पड़ता है सूतानाती, तो सूतानाती हो गया, हुगली हो गया, कलकत्ता हो गया। अब इन क्षेत्रों में इनका जो है अच्छा बोलबाला हो गया। जब इनका अच्छा बोलबाला हो गया तो इन्होंने सोचा बार बार थोड़ी औरंगजेब आक्रमण करेगा, एक बार कर चुका तो कर चुका। इन्होंने फिर वही नौटंकी शुरू कर दी, मतलब जजिया देना बंद, अपनी मनमानी करना शुरू। मतलब ये क्या था कि बेसिकली ये बिजनेस तो वहाँ कर ही रहे थे, लेकिन इनके बिजनेस एरिया में जो भी कम्युनिटी आती थी उसको ये रेगुलेट भी करने लगे थे, है ना। बाद में फिर यहीं से ओरिजिनमेंट हुआ रेगुलेटिंग एक्ट, है ना। तो रेगुलेट भी कर रहे थे। ये चीज़ें कहीं ना कहीं मुगलों को खलने लगी। एक बार फिर से आक्रमण हो गया। इन्होंने सोचा था बार बार थोड़ी औरंगजेब आएगा, लेकिन एक बार आक्रमण फिर से हो गया। और जब फिर से आक्रमण हुआ तो इस बार तो समझ लीजिए इनके अस्तित्व की लड़ाई थी, इस बार इनके अस्तित्व की लड़ाई थी। फिर एक अधिकारी ने इनके माफ़ी मांगा, और जब माफ़ी मांगा तो इनको छोड़ा गया। लेकिन दोबारा जब इन्होंने ये पैर जमाए, दोबारा माफ़ी मांगने के बाद जब पैर जमाए तो वो ऐसे पैर जमाए कि 1717 में फरुखसियर परिवर्ती मुगल शासकों में एक बादशाह हुआ फरुखसियर, है ना। बहादुर शाह, जहांदर शाह और इन सभी के क्रम में रफ़ीउद्दर्जात, रफ़ीउद्दौला, ये आपने पढ़े होंगे उसमें परिवर्ती मुगल में। तो उसमें एक शासक हुआ फरुखसियर 1717 में। अब अंग्रेजों ने सोचा कि देखो यार कुछ ना कुछ तो अपने आप को स्टेबल करना ही होगा, तो इन्होंने क्या किया, एक बहुत अच्छा उपहार दे दिया। किसको? फरुखसियर को। नजराना जिसे बोलते थे, तो उस नजराने के तौर पे इनको बहुत कीमती चीज़ें और काफ़ी सारी भेंट कर दी। इससे फरुखसियर जो थे वो प्रसन्न हो गए, और इन्होंने क्या कर दिया, 1717 में एक फरमान निकाल दिया। उस फरमान में क्या लिखा था कि जो बंगाल का क्षेत्र है इसमें मुक्त व्यापार की अनुमति, मुक्त व्यापार की अनुमति। मुक्त व्यापार मतलब फ्री ट्रेड,
अर्थात यहाँ पे ना इनको चुंगी देना है, ना जजिया देना है, ना कुछ देना है। पूरी तरह से अब जो बंगाल था वो किसके अधीन हो गया? अंग्रेजों के अधीन हो गया। शासक भी तुम ही, प्रशासक भी तुम ही, वहाँ के सबसे बड़े बिजनेसमैन भी तुम ही, सब कुछ तुम ही हो गए। और इसी फरमान को कहा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा, या कहा जाता है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के स्थापना का मैग्ना कार्टा, है ना। यही वो मूवमेंट था 1717 का फरमान। कौन लाया था? फर्रुखसियर लाया था, है ना। तो ये थे कुछ तथ्य जिसमें हमने ये देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई और कैसे कैसे उसने अपने पैर जमाए, उनके आने का क्रम क्या रहा। सबसे पहले बम्बई, मद्रास, हुगली, और इस प्रकार से फिर धीरे धीरे उन्होंने संपूर्ण भारत में लगभग अपनी व्यवस्था को लागू कर दिया, है ना। तो आज के पार्ट में हमने ये डिस्कस किया। अगला जो पार्ट होगा उसमें फोर्ट विलियम को डिस्कस करेंगे। फोर्ट विलियम के साथ साथ कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी का होना, और फिर तीनों प्रेसिडेंसियों का स्वतंत्र होना और रेगुलेटिंग एक्ट का भारत में आना, और वहीं से शुरू हो जाएगी आपकी गवर्नर जनरल की सीरीज। फिर एक के बाद एक भारत के गवर्नर, पहले बंगाल के गवर्नर जनरल आएंगे, फिर भारत के गवर्नर जनरल आएंगे, फिर उसके बाद भारत के वायसराय आएंगे, ठीक है। तो ये लगातार सीरीज चलती रहेगी। आज के पार्ट फर्स्ट में केवल हम लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और भारत में कैसे उसने अपने पैर जमाए, इस विषय पर बात की है। आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।